बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अभी कल की बात है कि खबर निकली कि बारक ओबामा उन्होंने अपनी स्वान उमरी किताब लिखी और इस किताब में उन्होंने उसामा बिन लादेन के वाक़े का जिक्र भी किया आखिरी चैप्टर में। किताब का नाम है द प्रॉमिस लैंड। और इस किताब में जो नए सिरे से उन्होंने जो वजाहत की उसामा बिन लादेन के केस की और जिस तरह उन्होंने अपना बयान किया, उससे फिर एक थोड़ी सी बहस चल निकली हमारे मुल्क में। और बहस भी इस नुक्ता निगाह से कि हमारे लीडर्स या उस वक्त जो भी लोग थे उनका क्या रोल था उसमें। हमारी अफवाज, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, इनका रिएक्शन क्या था। हमारे उस वक्त के DGISI, उनका रिएक्शन क्या था ISI की तरफ से कि क्या उनका फेलियर। और इसी तरह जो रिस्पांस देनी थी उस पर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या रोल था। जो देखने की बात है वो ये है कि एक रेड हुआ एबटाबाद में, जो उसका उसामा बिन लादेन का घर था, वहाँ पे रेड हुआ। और रेड के यानी जो फौज या उनके जो हेलीकॉप्टर अपने ट्रुप्स लेके अमेरिका के आए, उन्होंने हमारी एक तरह से टेरिटोरियल वायलेशन की, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन की। ये एक बहुत बड़ी बात थी। सो इस पर कुछ रिएक्शन होने चाहिए थे। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में कुछ बहस हो रही है। तो मैं उस पर अपना तजिया, अपनी राय, कुछ अपनी मालूमात की बुनियाद पे, जो ज़माने में मैंने तहकीकात की, उस मालूमात की बुनियाद पे मैं सामने रखना चाहता हूँ, ताकि नाजरीन को कुछ अंदाज़ा हो कि हकायक क्या थे। और अगर उसमें किसी को कुछ इख्तलाफ हो तो वो अपने कमेंट्स में जाहिर कर सकता है। हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं उसमें कुछ गैप हो और किसी के पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारी इत्तला में ऐड कर सकता है। अब किस्सा ये है कि पहली बात, जहां हम ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर, ये बात बिल्कुल मुसल्लम और वाज़ेह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस जगह का या यहाँ पे वो उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का इल्म नहीं था। कुछ एक वक्त पे एक टेलीफोन जो हमने उसको रिकॉर्ड किया, टेलीफोन कन्वर्सेशन को, उसमें लगता था कि ये कन्वर्सेशन जो है ये उसामा बिन लादेन का जो अपना ज़ाती मुलाजम है उसकी है। लिहाजा वो नंबर और उसकी मदरजात जो थे वो अमेरिका को दे दिए गए ताकि वो उसको फॉलो करते रहे। लाजिम बात है कि उसके बाद अमेरिका ने कुछ ना कुछ उसको फॉलो किया होगा, उसके पीछे लगे रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि उसामा बिन लादेन के बारे में ओबामा ने अपने पहले दौर में और उससे पहले, यानी जब जब बुश का दौर था, तो इसके ऊपर से फोकस हट चुका हुआ था। अमेरिका उसका पीछा नहीं कर रहा था। अमेरिका जंग लड़ रहा था तालिबान के खिलाफ, अमेरिका जंग लड़ रहा था अलकायदा के खिलाफ, और पाकिस्तान एक इत्तेहादी था। लिहाजा ये एक मुसल्लमा बात है कि जब एक सुपर पावर जो जिसको दुश्मन समझ रही है वो उसका पीछा नहीं कर रही, उसके लिए उसकी अहमियत शायद वो नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ भी वही मसला था कि पाकिस्तान के ऊपर तो दबाव अमेरिका का ही होता था, लिहाजा आपने भी उसको वो अहमियत नहीं दी। दूसरी तरफ ये था कि उसामा बिन लादेन अगर पाकिस्तान की अफवाज पकड़ ले तो उसका करें क्या। वो सऊदी अरेबिया के हवाले करने का सोचा गया, लिहाजा सऊदी अरेबिया को कहा गया कि हम आपके हवाले करें। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे पास मत लेके आए, हमने तो उसकी शरीयत ख़त्म कर दी हुई है, आप जाने, उसामा बिन लादेन जाने। अब ये एक बड़ा ट्रिकी सा मामला है। अगर पाकिस्तान पकड़ के अमेरिका के हवाले करता है तो फिर अलकायदा के खिलाफ सारी जंग आपको लड़नी पड़ती है, और अगर पाकिस्तान अपने तौर पे उसको पकड़ के मारता है तो तब भी पाकिस्तान और अलकायदा का मसला बनता है। एक ही रास्ता था कि सऊदी अरेबिया उसको ले ले, लेकिन सऊदी अरेबिया लेने से इनकारी है। लिहाजा जब देखा कि मेरा अपना अंदाज़ा है कि जब हमारी इंटेलिजेंस ने देखा कि अमेरिका भी इस पे फोकस नहीं कर रहा, तो यही फैसला गालिबन किया होगा, जो मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन मेरा अपना तजिया है कि फिर उसामा बिन लादेन के ऊपर वो एफर्ट, वो फोकस नहीं रहा। अब जो लोग उसको चैलेंज करते रहे कि जनाब ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, हमारे अपने लोग, ज़्यादातर हमारे अपने लोग रोना रो रहे थे, दिन रात मातम कर रहे थे कि जनाब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है। लेकिन जब अमेरिकनों ने बात की तो उनको हमने बताया कि जब आपका 9/11 हुआ तो 18 लोग वहाँ पे 2 साल ट्रेनिंग करते रहे,
फिर उन्होंने 9/11 का वो वाकया भी कर दिया, ट्विन टावर्स पे भी हमला हुआ, पेंटागन पे भी हुआ। तो आपकी सीआईए कहाँ सो रही थी? क्या आपका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर जिसने दुनिया की तारीख बदल के रख दी, जिसने दुनिया में एक वॉर ऑन टेरर के नाम पे तबाही मचा के रख दी, वो वाकया हम इस तरह भूल जाएं, छोड़ दें? ये इंटेलिजेंस फेलियर है। तो इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि इसकी मिसाल ही नहीं दुनिया में मिलती। तो फिर अमेरिका के मुंह बंद हुए और उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वरना ये इल्ज़ाम कि जनाब पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर है या कुछ लोग अंदर से मिले हुए हैं, ये बात आज भी ओबामा ने अपनी किताब में लिखी है, ये झूठ है। ना कोई मिला हुआ था, ना ये कोई ऐसा था कि आप कह लीजिए कि जानबूझ के किया गया। ये सीधी सी बात है कि एक वक्त में आप इंटेलिजेंस में 10 कामयाबियां हासिल करते हैं, एक कामयाबी नहीं हुई, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब सारी इंटेलिजेंस नाकाम हो गई। नहीं, नाकाम नहीं हुई। अमेरिका का भी फोकस नहीं था, हमारा भी फोकस। बहरहाल अमेरिका ने यहाँ पे कैंपेन चलाई। आपको याद होगा कि शकील अफरीदी हमारे ही मुल्क के फर्द थे, उन्होंने पूरी तरह मावनत की। उनकी वजह से ये कंफर्म हुआ कि उसामा बिन लादेन यहाँ रह रहा है, और अमेरिका ने फिर उसका एक ऑपरेशन प्लान किया। अब चीज़ ये है कि जब ये ऑपरेशन प्लान हुआ या ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, तो उससे पहले सूरत हाल ये थी कि अमेरिका हमारा इत्तहादी है। अमेरिका जंग लड़ रहा है अफगानिस्तान में, उसकी सारी रसद व रसाइल हमारे बंदरगाह से और यहाँ से रस्ते से गुजर के वहाँ जाती है अमेरिका में, और उनके हेलीकॉप्टर, उनके जहाज़ अमेरिका से, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आते जाते रहते थे। दिन में कई दफ़ा 2-2 3-3 दफ़ा आते थे। लिहाजा एक ट्रस्ट था कि आपके इत्तहादी हैं, सो उन्होंने कोऑर्डिनेशन के लिए आना है, किसी काम के लिए आना है। हमारे पास एयरबेसेस वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो इन हालात में किसी का आना, उधर से रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर्स का क्रॉस करके आना, वो कोई इतना अजूबा नहीं था। और बल्कि ये था कि हिंदुस्तान की तरफ से चूंकि ख़तरा रहता था, तो हमारे ज़्यादातर रेडार जो है वो मगरबी सरहदों से मशरकी सरहदों पर रखे हुए थे। नतीजा ये कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं थी कि फौरी तौर पे एयरफोर्स को पता लग जाता या एयरफोर्स जो है वो शक करती और कोई रिएक्ट करती। ऐसी सूरत हाल नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये हुआ, वाकया हुआ, और वहाँ पे एक धमाका हुआ उसामा बिन लादेन के घर पे, वो गालिबन उन्होंने हेलीकॉप्टर अपना एक तबाह किया, तो उसके फ़ौरन बाद जो रैपिड रिस्पांस फोर्स थी एबटाबाद में, वो हमारी इन्फेंट्री फ़ौरन वहाँ पे रवाना हुई और बाद में वहाँ पहुँची। लेकिन यह है कि इन सब कामों के लिए आपको ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है कि उस रैपिड रिस्पांस फोर्स को आपने ऑर्डर्स देने के, उन्होंने करना क्या, और ऑर्डर्स अमेरिका के साथ जो इत्तहादी है उसके साथ एक जंग लड़ने के लिए आपको टॉप मोस्ट लीडर से ऑर्डर्स चाहिए थे। नतीजा ये है कि जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है तो जनरल कियानी को टेलीफोन आता है। जनरल कियानी फ़ौरन कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट से रब्ता हो, लेकिन आधी रात का वक्त, प्रेसिडेंट सो चुके हुए हैं और बताया गया कि उनको जगाया नहीं जा सकता, लिहाजा बात ना हो सकी। और उन्होंने गालिबन एयर चीफ को लिंक किया और एयर चीफ ने फ़ौरन रिएक्ट किया इस पर। अब चीज़ ये है कि ये जाके वहाँ पे रेड नाकाम बनाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था अफवाज पाकिस्तान के लिए या एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स चाहती तो वो उनके हेलीकॉप्टर उड़ते भी ना, वापस ना जा सकते। और यही काम अगर वहाँ पे हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्स पहुँच गई थी जो करती, तो वहाँ पे शायद उनके लोग भी भाग के ना जा सकते। ये चीज़ें हो सकती थी। लेकिन आप इत्तहादी भी हैं, आपका एक भरम तोड़ा भी गया है, आपको शिकायत भी है। सो ये एक किस्सा था जो कि अब पार्लियामेंट ने या हाईएस्ट अथॉरिटी ने यहाँ पे रिजॉल्व करना था। लेकिन हुआ ये कि जब पार्लियामेंट में ये किस्सा आया, तो पार्लियामेंट में तो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी फौज, उस पर तनकीद शुरू हो गई। जो यहाँ पे दुख है इस कौम का सबसे बड़ा यही कि ये सबसे पहले अपने लोगों को रगेदना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये कि वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI, ये वहाँ पे वजाहतें पेश करते रहे। और जनरल शुजा पाशा, अहमद शुजा पाशा जो कि DGISI थे, उन्होंने तस्लीम किया। उन्होंने कहा जी कि हमारा ये इंटेलिजेंस का फेलियर है और मैं इस मामले पे इस्तीफ़ा देता हूँ। लेकिन उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। उनको कहा गया कि आप कंटिन्यू करें, क्योंकि वो वैसे बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अगर एक फेलियर है तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये बात हुई। अब चीज़ ये है कि पार्लियामेंट का रोल क्या होना चाहिए था। सबसे पहली चीज़ जिस पे पार्लियामेंट को कंसर्न होना चाहिए था, ये तो अंदरूनी चीज़ें हैं जिस पे आपने बाद में इंक्वायरी ऑर्डर की। जैसे जावेद इकबाल इंक्वायरी करते रहे, वो इंक्वायरी वगैरह का काम आप बाद में भी कर सकते थे। लेकिन असल किस्सा वहाँ पे ये था कि अमरीकी आए क्यों। चुनाचे अमरीका से हमने बात करनी थी कि आपने हमारी सॉवरेनिटी वायलेट की। एक जिंदा कौम की हैसियत से हम ये कबूल नहीं कर सकते
कि आप हमारी सरहदें इस तरह या अपने अपने जंगी जहाज़ों के साथ अबूर करके आके और हमारे मुल्क में आके ऑपरेशन करें। सो इसका एक पॉलिटिकल रिएक्शन आना था। सॉवरेनिटी वायोलेशन जो है वो ज़्यादा सीरियस है किसी भी और चीज़ की निस्बत। घरेलू में घर के अंदर अगर कोताहियां हैं तो वो तो आप बाद में निपटा सकते हैं, लेकिन बाहर ये बड़ा अजीब लगता है कि ओबामा तो परेशान था कि मैं जरदारी साहब को टेलीफोन कैसे करूं, वो आगे से फट पड़ेंगे, लेकिन वो नज़र आता है कि जरदारी साहब शायद उसको फूलों का गुलदस्ता पेश करना चाह रहे थे, इतने खुश थे कि आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया तो आपकी सॉवरेनिटी गई पाँव के नीचे। ये एक मैसेज चला गया कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वहां के लीडर्स परेशान नहीं होते इस बात पे। चुनाचे ना तो वहां से रिएक्शन आया, और सॉवरेनिटी के बारे में जब क्यानी साहब से बात की गई ये इसी डेट के बारे में, तो उन्होंने भी सॉवरेनिटी का इशू नहीं उठाया, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी नहीं उठाया। सो मैं समझता हूं कि यहां पे सबसे बड़ा फेलियर हमारी पार्लियामेंट, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का है कि ये काम करने का था, और ये आज भी इस गवर्नमेंट की भी का ये फेलियर है कि जब पुलवामा का किस्सा हुआ तो उसमें हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हुई। हमने मिलिट्री रिस्पॉन्स तो दी कि उनके जहाज गिराए बाद में, लेकिन उन्होंने पहली दफ़ा 70 साल में, ये 71 की जंग के बाद पहली दफ़ा हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री जो क्रॉस की गई उस पर हमें एहतजाज करना चाहिए था। हमने जो रिस्पॉन्स दी उसमें हमने भारत की कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं की, लेकिन यहाँ भी इस गवर्नमेंट ने भी सॉवरेनिटी के इशू को नहीं उठाया। सो मैं समझता हूँ कि ओबामा इस मामले में उनकी अपनी एप्रीहेंशन मौजूद थी, लेकिन हमारी हुकूमत का फेलियर है कि नहीं उठाया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि उस वक्त यूसुफ गिलानी जो हैं उन्होंने अपनी अपनी ही फौज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि मुझे बताया जाए कि उसामा बिन लादेन को किसने वीज़ा दिया था, क्योंकि वीज़ों का झगड़ा यहाँ पड़ा हुआ था। उस ज़माने में हुसैन हक्कानी की माँ पे खुले वीज़े दिए गए ब्लैक वाटर को। ब्लैक वाटर आके ईरान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर और दहशतगर्दी ये वो वाक़यात उन्होंने वो करने शुरू कर दिए। अब अगर उन वीज़ों के ऊपर किसी ने सवाल उठाया तो आप उसामा बिन लादेन का ताना दे रहे हैं किसी को। सो ये एक ऐसा बड़ा एक अजीब सा नाकाम सिस्टम है कि इंसान हैरान होता है कि आपकी तरजीहात है कि आप मुल्क का दिफा किस तरह करना चाहते हैं। अब चीज़ ये है कि तहकीकात हो गई, रिपोर्ट बन गई, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई, क्यों नहीं की गई, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बताए। लेकिन इस वाक़े में सबक एक ही है, और वो ये है कि अमेरिका हो या चाइना हो या रशिया हो, दुनिया की कोई भी ताकत हो, सॉवरेनिटी आपकी सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ है। ये हुक्मरानी जो होती है किसी भी मुल्क की, ये उसकी बका की अलामत होती है और किसी कौम के जिंदा होने की निशानी होती है। अगर आप अपनी सॉवरेनिटी पर आपको कोई मलाल नहीं, आपको अपनी सॉवरेनिटी के लुट जाने पे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो फिर दूसरी साइड को या दूसरे को जो सॉवरेनिटी आपकी ख़त्म कर रहा है, जिस तरह के भारत ने की बाद में या उससे पहले अमेरिका ने की, उनके लिए ये बिल्कुल एक वाज़ेह मैसेज है कि आपको अपनी हुक्मरानी का, एक मुल्क के ऊपर सॉवरेनिटी का कोई मलाल नहीं, कोई एहसास नहीं। वो बेशक आपकी वायलेट होती है तो होती रहे, ये गलत मैसेज है। ये जिंदा कौमों की निशानियां नहीं हैं। जिंदा कौमों को अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत करनी होती है। दुख की बात यह है कि ना हुकूमतों ने किया, ना पार्लियामेंट ने यह तहफ़्फ़ुज़ किया, और ना ही पाकिस्तान के अवाम ने यह उंगली उठाई। मैं पुलवामा के केस के बाद जो कुछ हुआ उस पर मैं हमेशा बहुत अरसे से, जब से यह वाक़या हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि मिलिट्री रिस्पॉन्स तो ठीक थी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स जिसमें कि आपको अपनी सॉवरेनिटी की वायलेशन के ऊपर एहतजाज करना चाहिए था, यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। और यूं लगता है कि आज दिन तक आज भी उस चीज़ का एहसास नहीं है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।